गाइज आज के इस सेशन के अंदर हम समझेंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर फोर्थ प्रेफरेंस के अंदर जो एफिडेविट यूज की जाती है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि वो थर्ड बने या फोर्थ बने, जबकि हमने लास्ट सेशन में समझा था कि थर्ड जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन से जो प्रेफरेंस होती है, कौन लोग भर सकता है, किसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में समझी थी। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि जैसे जैसे अफोर्डेबल आ रहे हैं तो लोगों को डाउट है कि किस हिसाब से उनको भरनी चाहिए। कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, वो दूसरी एफिडेविट भर जाते हैं और कैसे भरनी होती है वो भी आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। हमने टोटल चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की हुई है और आपका जो सवाल है जवाब है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। आपको कहीं जाने या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं आएगी, आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ कैटेगरी प्रेफरेंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ प्रॉपर्टी होगी तो आप फोर्थ भर सकते हैं, दूसरा अफोर्डेबल है तो क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ये भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना, जिसमें अफोर्डेबल के लिए मैंने एक ग्रुप रेडी किया है, टेलीग्राम का चैनल है, मैं चाहता हूं कि एक संस्था रेडी हो अफोर्डेबल ग्रुप होम, जो अफोर्डेबल होम बायर्स है उनके लिए। कल को अगर कोई इशू होता है तो ये सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं। इसमें क्या होता है कि एक संस्था जब होती है होम बायर्स की तो बहुत सारी जो मेजर समस्याएं होती हैं वो सोल्व हो सकते हैं। आपकी कॉल है, आप ज्वाइन होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि फोर्थ प्रेफरेंस के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो समझने वाले हैं, इसके अंदर जानते हैं कि क्या क्या जो एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कंडीशन है फोर्थ प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट के लिए, कि भाई वो अगर जब एप्लीकेशन भरने जाते हैं तो उनको ज़्यादातर पता नहीं होता, क्योंकि इस टाइप के सेशन या इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन भर सकता है फोर्थ प्रेफरेंस की एफिडेविट को, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि तभी तो आप भर पाएंगे। चलो रीड करते हैं। फोर्थ प्रेफरेंस एफिडेविट उन अप्लीकेंट द्वारा भरा जाता है जिनके पास पहले से ही क्या हो, हरियाणा, चंडीगढ़ यूटी या दिल्ली एनसीटी के शहरी क्षेत्रों में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, प्लॉट हो गया, ये हो, वही ये फोर्थ प्रेफरेंस की एफिडेविट भर सकता है। ये एफिडेविट ये साबित करने के लिए होता है कि आवेदक के पास पहले से ही एक संपत्ति होने के बावजूद वे एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत एक और फ्लैट लेने के लिए आवेदन कर रही हैं। यानी कौन भर सकता है, ये वो भर सकते हैं जिसके पास हरियाणा, जैसे कि हमने थर्ड प्रेफरेंस समझा था उसमें हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। तो दोबारा बता देता हूँ कि हरियाणा, यूटी चंडीगढ़ और एनसीटी दिल्ली के या किसी अर्बन एरिया, किसी लाइसेंस कॉलोनी के अंदर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप फोर्थ प्रेफरेंस की एफिडेविट है वो भर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसमें आप हरियाणा अफोर्डेबल पॉलिसी जो 2013 में बनाई गई थी उसके तहत आप अफोर्डेबल का एक फ्लैट है वो भी खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मौजूदा संपत्ति की स्थिति की घोषणा। ठीक है, यानी जब आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो जब आप एफिडेविट भरने जाते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से डालनी होती है। जैसे कि अगर उदाहरण समझाऊं मैं, अगर सीता के पास पहले से ही पंचकुला में एक प्लॉट है और वह अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत एक नया फ्लैट लेना चाहती है तो उन्हें ये एफिडेविट भरना होगा और अपनी जो प्रॉपर्टी है उनके पास पहले से ही उसकी पूरी जानकारी इस एफिडेविट के अंदर आपको देनी पड़ेगी। और ये एफिडेविट की जो संपत्ति है वो किस किस के नाम होनी चाहिए, जैसे कि इस एफिडेविट में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उनके नाम या उनके स्पाउस यानी पति पत्नी या उनके डिपेंडेंट बच्चों के नाम पहले से ही एक प्रॉपर्टी है, या वो अपार्टमेंट हो सकता है, वो प्लॉट हो सकता है, तो उसकी जानकारी इस एफिडेविट के अंदर उनको देनी होगी। थर्ड पॉइंट समझते हैं, केवल एक फ्लैट खरीदने की प्रतिबद्धता, यानी आप सिर्फ एक ही फ्लैट है वो रिटेन करेंगे ओनली, यानी एक फ्लैट ही रखेंगे। मान लीजिए आपने 2-3 एप्लीकेशन भर दिए, ठीक है, आपने मिसिस के नाम भर दिया, खुद के नाम भर दिया, बच्चों के नाम भी भर दिया, उसमें से 2 फ्लैट निकल जाते हैं तो ये जो एफिडेविट इसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि सिर्फ आप एक ही फ्लैट रखेंगे, दूसरा फ्लैट नहीं रखेंगे। तो आप ये एफिडेविट में ऑलरेडी मेंशन करते हैं, ज़्यादातर लोग है ना लेके बैठे हैं।
कभी न कभी ऐसी फाइलें खुल गई ना तो उनकी तो लंका लग जाएगी कि उनके पास 2-2 हैं और ऊपर से पेनल्टी है 200% की, उसके बाद ही आप वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ये देखते हैं कि आवेदक को यह एफिडेविट भरते समय यह वचन देना होता है कि वे उनके परिवार के सदस्य अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवंटित केवल एक ही फ्लैट को रखेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, राम और उनका परिवार यह एफिडेविट भरते समय यह वादा करेंगे कि अगर उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत कोई फ्लैट मिलता है तो वे केवल उसी फ्लैट को रखेंगे और कोई अन्य फ्लैट नहीं रखेंगे। यानी एक परिवार या एक इंसान सिर्फ एक अफोर्डेबल ले सकता है। ये कंडीशन देखी जाती है कि वो कौन सी प्रेफरेंस के अंदर उसके बच्चे डिपेंडेंट हैं नहीं हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं तो या उनके मदर फादर हैं वो अलग हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उसके हिसाब से फिर ये कंडीशन अप्लाई होती है। फोर्थ है मौजूदा संपत्ति का विवरण, यानी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो पहले से प्रॉपर्टी है, अगर आपके जैसे दिल्ली एनसीआर, ठीक है, हरियाणा के किसी अर्बन सेक्टर, हुडा सेक्टर के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, लाइसेंस कॉलोनी के अंदर है या अर्बन एरिया के अंदर प्रॉपर्टी आती है, तो उस प्रॉपर्टी का पूरा एफिडेविट के अंदर आपको चिट्ठा लिखना है। यदि आवेदक के पास पहले से ही कोई प्रॉपर्टी है तो एफिडेविट में उस संपत्ति का पूरा विवरण देना होता है, जैसे कि किसके नाम पे संपत्ति है, प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, पता क्या है। यानी उदाहरण के अगर रमेश के पास गुड़गांव में एक फ्लैट है तो उन्हें एफिडेविट में ये साबित करना होगा कि यह फ्लैट उनके नाम पर है और उसका एड्रेस क्या है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे गुड़गांव के अंदर किसी के पास सेक्टर 40 के अंदर कोई प्लॉट है तो सेक्टर 40 प्लॉट नंबर, जैसे एक नंबर प्लॉट हो गया, किसके नाम है, रमेश के नाम है, और उसका पूरा पता गुड़गांव हरियाणा, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी एफिडेविट के अंदर। 5वां पॉइंट आता है मल्टीपल प्रॉपर्टी ओनरशिप की अनुमति। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज़ें जानना जरूरी है कि अगर आपके पास मल्टीपल जो प्रॉपर्टी उसमें ओनरशिप है तो यानी ओनर हैं आप, तो उसके इसमें क्या होगा। इस शर्त के तहत अगर किसी आवेदक या उनके परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से ही कोई प्रॉपर्टी है तब भी वे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, बेशक वे केवल एक ही फ्लैट रिटेन करने का कमिटमेंट दें। ठीक है, यानी भले ही उनके परिवार के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है लेकिन वो सिर्फ ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम सिर्फ है ना एक ही प्रॉपर्टी है वो रखेंगे अफोर्डेबल के तहत, मल्टीपल अफोर्डेबल नहीं रख सकते। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, गीता के पास पहले से ही दिल्ली में एक फ्लैट है लेकिन वह अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत एक और फ्लैट खरीदना चाहती है। ऐसे में उन्हें एफिडेविट में ये साफ साफ कहना होगा कि वे सिर्फ एक ही फ्लैट है वो रिटेन करेंगे। यानी जो ये गीता है इसके पास कई प्रॉपर्टियां हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन ये चाहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत एक फ्लैट खरीदना, तो ये खरीद सकती है बट ये एक ही अफोर्डेबल रख सकती है। तो निष्कर्ष यानी इसका निर्णय क्या निकला, फोर्थ जो प्रेफरेंस भरेंगे, यानी फोर्थ प्रेफरेंस एफिडेविट उन आवेदकों के लिए होती है जिनके पास पहले से ही हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली के किसी शहरी क्षेत्र संपत्ति में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इस एफिडेविट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि एक परिवार के पास अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत केवल एक ही फ्लैट रिटेन हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग बहुत सारे कर लेते हैं। हम जैसे अलग अलग ऐसे सेशन रखेंगे जिसके अंदर, जैसे अब नेक्स्ट मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी कंफ्यूज है कि अगर कोई अदर स्टेट के अंदर है ना, उसको एफिडेविट कैसे भरनी है, क्या वो अफोर्डेबल अप्लाई कर सकता है गुड़गांव के अंदर या नहीं कर सकता है, ये भी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है क्योंकि बहुत सारी अफोर्डेबल सीरीज ये हमारी चल रही है जिसमें हम अफोर्डेबल के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो मैंने नीचे टेलीग्राम का दिया हुआ है उसको फॉलो भी करना और फॉरवर्ड भी करना अपने किसी जानकार वगैरह को जिसको आप जानते हैं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ पे मिलते रहें और कल को कोई इशू होता है तो आप सभी एक साथ वहाँ एकजुट हो जाएं और कोई भी समस्या आती है तो उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।